अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर शमीम। नाजरीन, जैसा कि हमको पता है कि हम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल सीरीज प्रोग्राम में हम लोग बात करते हैं हेल्थ, सेहत की और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या टिप्स हो सकती हैं, क्या क्या उसके तरीके हो सकते हैं। आज हमारा टॉपिक बहुत स्पेसिफिक है। हम आज बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर कि जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कोई बीमारी घेर लेती है, तो हम फिर डॉक्टर की तरफ जाते हैं और डॉक्टर्स हमको कुछ दवाएं लिख के देते हैं और कुछ मशवरे भी देते हैं जो डायरेक्टली होते हैं हमारे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लाइफस्टाइल को किस तरह बेहतर करें दवाएं लेने के साथ साथ। इसी टॉपिक के लिए आज हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो माशाल्लाह दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं आपको तारुफ कराता हूँ। डॉक्टर उज़्मा हमीद, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, फिजिशियन हैं और प्रोफेसर हैं डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी की। आपसे हम डिटेल में बात करेंगे इसके मुतालिक इंशाल्लाह। और डॉक्टर सारा इकराम, माशाल्लाह डाइटिशियन है, आपकी इनपुट भी लेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर। डॉक्टर उज़्मा, थोड़ा सा बेसिकली एक बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगा। हमारा थोड़ा सा ये बताइए कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं हर बीमारी का, हर चीज़ का। वाई टू गो टू फिजिशियन और व्हेन टू गो टू फिजिशियन, थोड़ा सा लोगों का कॉन्सेप्ट ये क्लियर देखिए, फॉर एग्जांपल मैं छोटे से एक मिसाल से शुरू करती हूँ। अगर किसी को बुखार आता है, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक अलामत है, वो फिजिशियन के पास जाएगा। ठीक है। अब फिजिशियन का काम है उस बुखार को वो इवेलुएट करे, उसकी जानकारी करे कि बुखार आ क्यों रहा है, क्योंकि बुखार बीमारी नहीं है। बुखार बहुत सारी वजूहात की वजह से बुखार आ सकता है। वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, वो कोई छोटी बीमारी भी हो सकती है। ये फिजिशियन का काम है। फिजिशियन उसके कोई बेसिक टेस्ट या उसको लगता है करवाने के बाद जो किसी नतीजे पे पहुंचेगा वो उसको फिर रेफर कर देगा जो उसका स्पेशलिस्ट होगा। अच्छा। तो फिजिशियन अगर ट्रीटेबल डिजीज है, कोई माइनर इन्फेक्शन है, वो उसको ट्रीट कर देगा। लेकिन अगर उसको लगता है फॉर एग्जाम्पल उसके मेदे में कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर उसको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास रेफर करेगा। या उसको लगता है ये बुखार उसका कोई हार्ट के ऊपर इन्फेक्शन है तो कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करेगा। फिर फिजिशियन का काम है उसको इवेलुएट करेगा। अगर ट्रीटेबल है फिजिशियन उसको ट्रीट कर सकता है, वो खुद करेगा, वरना फिर उसको आगे जो उसका स्पेशलिस्ट उसको रेफर कर देगा। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, आपने तो 2 लाइनों में समझा दिया। देखिए इसमें यही अमूमन लोग क्या होते हैं कि देखिए मेरे पास भी जो लोग आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि जैसे खांसी हो रही है, उनको खांसी उनकी काफी पुरानी हो गई है, उनको समझ ही नहीं आता हमने जाना किस डॉक्टर के पास से। बेचारे इसी उसमें शशोपंज में रहते हैं, मैंने जाना किधर है। तो फिजिशियन एक उनको एक समझ ली उनको गाइड कर देता है कि आपको इस डॉक्टर के पास जाए। जैसे जो चेस्ट का जो डॉक्टर होता है पल्मोनोलॉजिस्ट है, जो कि वो उसको ट्रीट करेगा, उसको फिर बेहतर तौर पे एक फिजिशियन उसको ट्रीट कर सकता है, लेकिन स्पेशलिस्ट उसको और अच्छे बेहतर अंदाज में ट्रीट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका इतना तजुर्बा है माशाल्लाह, आप ये मुझे बताएं कि हमारे यहाँ एक और भी प्रैक्टिस है कि सेल्फ मेडिकेशन बड़ा लोग करते हैं। एक तो है डॉक्टर्स का प्रोफेशन भी ऐसा है कि काफ़ी हैं डॉक्टर्स, घर घर में होते हैं लोग, बहुत इंक्लाइंड हैं लड़के लड़कियां। तो मेरा तो जैसे भाई है, कज़न है, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं फ़ोन करता हूँ कि उनसे कंसल्ट कर लेता हूँ और फिर दवाएं ले ली और स्टार्ट हो गए। तो ये कितना ज़रूरी है कि फिजिकली जाके, क्योंकि आजकल देखें ऑनलाइन क्लिनिक्स भी है ना, तो ये कितना जरूरी है कि ऑनलाइन, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब पल्मोनोलॉजिस्ट की आपने बात की, केस मेरे अंदर गुजरा, तो वो हैं बड़े सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे सामने लेके आओगे, मैं 50% तो जो फिजिकली मैं देख के ना पेशेंट की कंडीशन फिर बताऊंगा क्या हो रहा है, क्योंकि फोन के ऊपर सामने तो पेशेंट का पता नहीं लगता, हो कहते हैं हाँ जी सब सही है। तो हाउ मच इज दिस, मतलब देखिए अगर हम सिर्फ इसको रिसेंट उसमें देखें तो जैसे पेंडेमिक हमारी चल रही है, इसमें एक एंटीबायोटिक बड़ी मशहूर है जो कि जिसको भी जरा सा बुखार आ रहा है वो एंटीबायोटिक ले लेता है। तो अगर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस यूज करें कि जो ये पेंडेमिक हमारी कोरोना चल रही है बेसिकली ये वायरस की वजह से, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अगर किसी को एंटीबायोटिक दी जा रही है, जो इसको हमने कैटेगराइज किया है माइल्ड यानी कि एक हल्की डिजीज में, मॉडरेट जो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और एक सिवियर जो ज्यादा हद से बढ़ जाती है। माइल्ड
टू मॉडरेट को हम मैनेज कर सकते हैं घर पे आइसोलेट करते हुए, ठीक है। अच्छा। लेकिन जब वो मॉडरेट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, सिवियर हो जाती है, फिर हम इसको हॉस्पिटल में ही ट्रीट करेंगे। तो उसका तरीकेकार ये है कि जैसे आप डॉक्टर के साथ, जो आपने ऑनलाइन बात कि मैं भी ऑनलाइन क्लिनिक्स कर रही हूँ, ये बहुत सारे डॉक्टर क्लिनिक्स कर रहे हैं, तो हम वीडियो कंसल्टेशन करते हैं। तो जब हम प्रॉपर हिस्ट्री उसकी लेते हैं कि क्या है, हमें बात करने पे भी हम उसको असेस कर लेते हैं, देन उसको वीडियो पे लेते हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं, साइन है, फिर हमें लगता है कि इसको हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं, तो हम उसको मेडिकेशन देते हैं। मेडिकेशन में सिंपल जो है, अगर एंटीबायोटिक की जरूरत है तो हम देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। और एंटीबायोटिक की जो आपने बात की, वो हम किसी को एक ही डोज में नहीं देते। बच्चों की एंटीबायोटिक की डोज अलग है, बड़ों की अलग है, मतलब इसकी डोज के मुताबिक हम देते हैं। और अगर अपने एंटीबायोटिक को गैर जरूरी अननेसेसरी इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है, रुकावट डेवलप कर देती है। जो अगर वाकई जब हमें जरूरत होगी तो उस टाइम पे एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही इतनी ले लेके उसमें रुकावटें कर चुके हैं। तो ये बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। आप देखें, मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगी। एक बाल काटने वाला इंसान है, वो बाल अच्छे से काटेगा, जिसका जो प्रोफेशन है वो उसको अच्छा ट्रीट करेगा। लोग के पास नॉलेज होती है, अच्छी बात है, लेकिन गूगल पे बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती हैं। जो आपका फिजिशियन है उससे मशवरा लें, वो क्या कहता है आपको, अगर आपके लिए जरूरी है। इस वायरस में अगर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, उनके अंदर एंटीबायोटिक जरूरी है, जो कि वाकई वर्क करेगा। वायरस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हमें ये इवैल्यूएट करके कि वाकई ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, उसके बाद हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक, ये क्लियर हो गया। आई होप के ये मैसेज डॉक्टर उज़्मा का पहुंच गया होगा आप तक व्यूअर्स, और आप इसको अब सोचेंगे, समझेंगे और अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे, क्योंकि लाइफ जो है वो बड़े सीरियस है और हेल्थ को हमें थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। डॉक्टर उज़्मा ये बताएं कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह डिफाइन करती है हेल्थ को, तो अभी शो से पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लोग हेल्थ की बात करें तो बीमारी पे शुरू हो जाते हैं, बीमारी से उसको एट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। तो हालांकि हेल्थ जो है वो तो टोटल वेलबींग है, आप इमोशनल, फिजिकल और मेंटल आपकी सब एक अप टू डेट होने चाहिए। बिल्कुल। तो इज देयर एनी बैरोमीटर के, उसकी क्या है नॉर्मेलिटी का, इसका कोई बैरोमीटर है कि मैं किसी आपको देख के कहें कि ये इमोशनल, फिजिकल और मेंटल ये नॉर्मल है वेलबींग का? देखिए, इसमें जो हम बात करें ना कि जब बीमारी आती है तभी हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, उससे पहले कभी हमने अपना चेकअप कराया ही नहीं होता। सही। ठीक है। हमने जैसे हम एक अगर स्टैंडर्ड WHO देखे तो हमें हर साल 2 साल के बाद अपने जो बेस लाइन टेस्ट हो गए कि हमारा क्या बॉडी का स्टेटस चल रहा है, उसको चेक करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर उसमें प्लस माइनस हो तो वो डिटेक्ट होके उसका बर वक्त इलाज शुरू हो जाए। ठीक है। दूसरा ये कि जो हम फिजिकल अपनी वेलबींग की बात कर रहे हैं, उसका एज सच कोई बैरोमीटर नहीं है कि या कोई आला है जिसे हम कर लें कि भाई ये इसका इमोशनली फिट है। हमें नहीं पता होता है कि एक बंदा बिल्कुल फिट है, बाहर निकला दरवाजे से, एकदम से उसको दर्द हुआ, हार्ट अटैक हुआ, वो होता है, डेथ हो जाती है, या वो इमरजेंसी में उसको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उसने कभी अपने आप की तवज्जो ही नहीं दी होती है। उसने अपने आप को स्मोकिंग पे हम लोग, ये सारी चीजें आते हैं, स्मोकिंग, चेन स्मोकर्स होते हैं, उनको जब तक कोई बीमारी लाहक नहीं होती, चाहे वो चेस्ट की हो, चाहे वो हार्ट की हो, वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। बास लोग तो उसके बाद भी नहीं छोड़ते। इसी तरह से हमारा लाइफस्टाइल देखिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, मशीनरी लाइफ हो गई है। हम पहले उठ के खुद पानी पी लेते थे, वो भी हमने एक्सरसाइज एक छोड़ दी। हम कहते दूसरे बंदे को कहते कि तुम वहां से आ रहे हो, पानी लेते हुए आ जाओ। तो सवाब है, दूसरे सवाब मतलब ये हमने ये अगर हम अपने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ये चीज हमें 1400 साल पहले सिखा दी गई थी कि हमने अपनी जिंदगी को किस तरह से करना है, लेकिन हम वो चीजें सब भूल चुके हैं। हम बिल्कुल मशीनरी लाइफ पे आ गए। हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमने अपने बच्चों को भी वही आदतें डाल दी हैं। उनके पास क्या होता है, बच्चों को चुप कराने के लिए आप क्या करते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं, कोई गैजेट दे देते हैं कि जिससे वो चुप हो जाएं। कोई खेल रहे होते हैं तो उनको बिठा दिया जाता है कि आप खेलो नहीं, आप बैठ के अपना से मोबाइल देखो और काम करो। तो बेसिकली यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाती हैं, जिसमें आपका आधे 1 घंटे की रोजाना, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप दूसरी चीजें कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज, किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वो वॉक की सूरत में हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स की सूरत में हो, चाहे वो आप मतलब एक्सरसाइज की सूरत में, कोई फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 30 से 35 मिनट या 45 मिनट अपनी सेहत के लिए मखसूस करें। चाहे आप फॉर एग्जांपल, जैसे हम ऑफिस के लोग कहते हैं कि हम ऑफिस में बैठे हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम इसी तरह ऑफिस में बैठे बैठे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप हाथ पैरों को चलाएं, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, ताकि आपके जैम ना हो, चीजें वो चलती फिरती रहें। इसी तरह से अगर हम लाइफस्टाइल में देखें तो खाने पीने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस वक्त आप खाना खा रहे हैं,
सुबह का नाश्ता आपको एक जो है वो प्रॉपर टाइम पे हो जाना चाहिए, फजर के बाद तो होना चाहिए, जो एक इसका एक आइडियल टाइम है। लेकिन मैं कहती हूँ मैक्सिमम टाइम पे साइड पे भी आप 9 बजे तक अपना सुबह का नाश्ता कर लें। इसी तरह से लंच का टाइम भी वो 12 से 1 के दरमियान है, और सुबह आप जो डिनर करें वो मगरिब से पहले या मगरिब के फौरन बाद तक कर लें। आप देखिए लोगों के अंदर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, वो क्यों बढ़ा हुआ है? खाया पिया, बिस्तर पे वहीं खाया, वहीं बैठे, आप वहीं उसको लेट के सो गए, तो क्या होता है आपका खाने को डाइजेशन का टाइम ही नहीं मिलता, तो फिर बदहजमी, फिर एसिडिटी, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इस तरह खाने के बाद हम कहते हैं कि भाई 1-2 घंटे के बाद आप जो है कोई वॉक करें ताकि आपके डाइजेशन में हेल्प हो, वो हम नहीं करते। तो ये बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जो ये सब लाइफस्टाइल में आती हैं कि हम क्या खाना खा रहे हैं। अब खाने में भी अगर आप बात करें तो देखिए उसमें ये होता है कि हमने खाना जो है कितना सादा खाया, मतलब कितना हमारा ये डॉक्टर जो है आपको बताएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट जो हमारी हैं, कि आपको कितने प्रोपोर्शन में प्रोटीन लेना था, कार्ब की कितनी जरूरत थी, कितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी थी, तो वो फोकस पे ज्यादा अच्छा से ये बताएंगी। तो ये आपको बड़ा बैलेंस डाइट होना लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सारा ये बताएं, एक चीज मेरे जहन में आ रही जो प्रैक्टिस बड़ी है और आजकल मैंने देखा है कि होता ही है कि कहते हैं रात को जी वॉक करें, तो होता ही है हम खाना खा लिया, वॉक कर ली, वॉक करते हुए चले गए और बाजार तक गए और वहां जाके बर्गर खा लिया, फिर वापस आ गए। तो अब अगर आप नोटिस करें, यंगर जनरेशन जब आपके पास आती है तो आप एक चीज बहुत डोमिनेंटली नोट करेंगे कि सबके पेट बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है, और जब आप उनकी डाइटरी हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो आपको लाजमी बताएंगे रात 2 बजे तो एक मील जा ही रहा है और वो हैवी मील है। सो बॉडी को अल्लाह ताला ने ना एक निज़ाम से बनाया हुआ है उसका, जैसे डॉक्टर उस्मा ने कहा कि एक टाइम है उसके खाने का। जब आप इतनी लेट डिपॉजिट करते हैं तो आप वैसे तो फिजिकली सो रहे हैं, स्लीप ले लेंगे, बट वो आपकी बॉडी फंक्शन करती रहती है, तो वो जितना फैट और प्रोटीन कंटेन आपने फूड खाया होता है, जैसे आपने कभी कोई बर्गर खा लिया या आपने कोई पराठा रोल खा लिया, वो सब आपका फिर बॉडी में फैट कन्वर्ट होके आपके स्टमक पे डोमिनेंटली दिखेगा। तो आप जब भी ऐसे कोई भी पेशेंट आपके पास कंप्लेन करता हुआ है कि वजन बहुत बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है, तो आप लाजमी ये सुनते हैं कि स्लीप किस टाइम पे है, नींद किस टाइम ले रहे हैं और आपने रात में आपकी रूटीन क्या है। तो इवन अगर जैसे अभी हम कोरोना की वजह से घर में एसोसिएटेड हैं, बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चे उठते ही 12-1 बजे हैं। तो जब आप 12-1 बजे उठ के एक मील ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपने फिर शाम की मील एक स्किप की और फिर सारा खाना आपका रात के मिडल ऑफ द नाइट में हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली उसके इम्पैक्ट फिर आ रहा है, आपकी पूरी पॉपुलेशन बीमार हो रही है। दूसरे मसले थकन, फटीग, लेथार्जी, आपको नॉर्मल कंप्लेंट्स मिलेंगी जो आपको सब लोग आके बताएंगे। जनरली एक छोटा बच्चा भी आपको बताएगा मम्मा मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, नहीं मैं आज सारा दिन यहीं बैठा रहता हूँ। तो ये सब खाने की वजह से हो रहा है कि हम एक्सेस खा भी रहे हैं और दूसरा उसको फिर जाके बर्न भी नहीं करते हम, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो इस वजह से। और अभी ड्यूरिंग इस पेंडेमिक पीरियड में तो वैसे ही बर्न करने के लिए लोग, मैंने देखा है कि बच्चों को ज्यादातर माँ बाप ये कहते हैं कि अपनी नजरों के सामने रहें, घर के अंदर रहें, बाहर नहीं जाएं, तो वो एक फैक्टर है। तो उसमें किस तरह कोप करें इन चीजों को? नहीं, एक्चुअली आप कोप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये कि पार्क्स आपके पास एक स्लॉट पे खुले हुए हैं, सो फॉर एग्जांपल 6 o'clock तक पार्क्स खुले हुए हैं, और आप वहाँ पे अगर नोटिस करें जो लोग वाकई कॉन्शियस है, लाइक कॉन्शियस रखते हैं इस चीज की कि हमने हेल्थ को देखना है, तो वो अब बच्चों को भी पार्क्स में एक्टिविटी करवा रहे होते हैं और खुद भी 30 to 45 मिनट्स की एक्टिविटी वॉक, सादी वॉक कर रहे होते हैं। और चूंकि वो ओपन एयर है और वो आपको उसमें अगर आप मास्क पहन के भी करें तो आपकी सेफ्टी भी है और आप अपनी वॉक करते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं, तो आपके डिप्रेशन भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है जो घर में बंद हो के सबको हो रहा है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ ये कि आपको थोड़ा सा अपना रूटीन मैनेज करना है कि ये इम्पोर्टेंट है और हमें अपने आप को निकाल के जाना है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। टाइम मैनेजमेंट करना है इस चीज को जो हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर सर, क्या आप किस तरह एक हेल्दी डाइट को आप किस तरह डिफाइन करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे क्या पोर्शन होना चाहिए डाइट में, किस चीज का कितना पोर्शन होना चाहिए? देखिए हर ये डिपेंड करता है एज टू एज, ठीक है। अब सो फॉर एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक यंग इंडिविजुअल आ रहा है 18 साल का, तो उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। एक तो वो ग्रोथ फैक्टर उसका अभी खत्म हो रहा है, दूसरा 22 इयर्स तक उसको वो न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे मिल्क ज्यादा चाहिए, तो उसका पोर्शन रिक्वायरमेंट एक 28 और 30 ईयर ओल्ड से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो वो पोर्शन साइज अगर वो 6 मील्स भी लेता है, बैलेंस्ड मील्स लेता है, जैसे थोड़ा ब्रेकफास्ट लिया,
हैवी लंच लिया और डिनर अगर वो लाइट लेता है और बीच में 1-2 स्नैक ले लेता है, दिस इज एब्सोल्युटली एडिक्वेट, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेट्स से कि हम सब जो लोग काम करते हैं 25 से 30 ईयर ओल्ड का जो ग्रुप है जो सारा दिन बैठा रहता है, तो उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं होती। सो आप उसको नॉर्मली क्या करते हैं कि आप लाइट टू मॉडरेट ब्रेकफास्ट करते हैं, मॉडरेट लंच करते हैं और बिल्कुल लाइट डिनर करते हैं। इन बिटवीन आप जो चाय लेते हैं तो उसके साथ हैवी स्नैकिंग नहीं करें, जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइड फूड्स ना लें, स्पेशली अगर आपकी रूटीन ऐसी है और आपको पता है कि आपने सारा दिन बैठना है और आप नहीं वॉक कर सकते या फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल हफ्ते में एक दफा हो रही है, तो फिर आपके लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आप थोड़ी लाइट साइड की डाइट लें। तो आप हैवी डाइट्स ना लें, जैसे निहारी और नान रात में नहीं खाएं, पराठे रात में नहीं खाएं, बिकॉज वो फिर आपको ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर उस्मा कह रही थी इंडिजेशन देगा और आपको बहुत कंप्लेंट्स मिलेंगी कि एसिडिटी हो रही है या हमें तकलीफ हो रही है, हजम नहीं होता, यू नो। अक्सर यंग बच्चों को मैं देखता हूँ वो एसिडिटी की और वो इस तरह के जैसे बाहर का कोई मंगा के खा लिया, कोई बर्गर वगैरह इस तरह का फ्राइड, और उसके बाद फिर उनको 2-2, 3-3 घंटे आप मतलब जो एक नॉर्मल पीरियड है 5 से 6 घंटे बाद भूख लगनी चाहिए, लगती नहीं है। उसका तरीका ये होता है कि आप मेटाबॉलिज्म देखते हैं। सो कुछ बच्चों का तेज मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जैसे ही खाते हैं 1.5-2 घंटे में वापस आ जाएंगे कि कुछ फिर से दे दें मामा, कुछ और दे दें, राइट। और कुछ होते हैं कि जिनका बेली फैट डोमिनेंटली ज्यादा होता है, उनको खाना देर से हजम होता है। सो इसका मतलब है कि वो सिस्टम आपसे फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा मांग रहा है, तो आप उस बच्चे को कहें कि थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाओ ताकि खाना जल्दी जल्दी हजम हो। तीसरी जो बहुत बड़ी फैक्टर इसमें जो प्ले करता है, खाना है क्या, आपने खाया क्या। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत हैवी मील लिया है, पूरी चने ले लिए या आपने कोई मिल्क शेक ऊपर से ले लिया, तो वो ऑब्वियसली अपना टाइम लेके एब्जॉर्ब होगा और हजम होगा। तो आप अगर हैवी प्रोटीन और हैवी फैट कंटेन मील लेंगे तो वो 6 आवर्स भी ले लेगी हजम होने में, तो आपको वो टाइम उसको देना है और मील आप उसके ऊपर डंप नहीं कर सकते दोबारा से, इस तरह से। अच्छा, जैसे डॉक्टर ने कहा कि आइडियल टाइम अगर आप सुबह 9 बजे तक एक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इवनिंग का रात का डिनर का क्या टाइम होना चाहिए? देखिए उसमें एक वजह है जो मैं पूछ रहा हूँ आपको, उसमें ये अभी जो प्रैक्टिकली देखने में आता है सोसाइटी में, अगर आप मगरिब तो बड़ी जल्दी हो रही है, अभी दिन छोटे हो रहे हैं, 6 बजे 7 बजे अगर आप डिनर कर लेते हैं और आप अगर 12 बजे तक सोने के आपको प्रैक्टिस है तो आपको दोबारा भूख लगेगी। तो उसमें किया क्या जाता है, तो मैंने अक्सर माओ को देखा है कि बच्चों को खाना नहीं खिलाती कि नहीं देर से खिलाऊंगी वरना ये दोबारा मांगेगा। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें, कैसे मैनेज करें उन माओं के लिए जो ये रखती हैं। अच्छा, आइडियल टाइम आजकल चूंकि सर्दी है और माहौल भी ऐसा है, भूख भी लगती है घर पे, तो सारा दिन सिर्फ भूख ही लगती है, बोर हो रहे हैं तो भूख लगेगी, राइट। तो उसका तरीका ये होता है कि आप 7 to 8 टारगेट कर लें कि आपने अपना डिनर का मील लेना है, बिकॉज वो हैवी मील है, ठीक है, जैसे रोटी है या सब्जी है या जो भी आपके घर में पका है। उसके बाद जब आपने ये 7 to 8 ले लिया तो ऑब्वियसली 3 आवर्स डाउन द लेन लगेंगे, तो 11 o'clock तक इनकरेज करें कि बच्चा सो जाए। अगर फिर भी वो अगर हंग्री है या कंप्लेन करता है या बड़े भी कह रहे हैं कि हमें भूख लग रही है, तो एक सादा दूध का ग्लास विद 10 आलमंड्स वर्क्स बेस्ट। तो आप वो एक ग्लास दूध के साथ 10 बादाम भी लेके अगर सो जाते हैं तो आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है दूध में, आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा और बादाम से आपको फैट भी मिल जाएगा, तो आपको सुकून की नींद आने लगेगी, फिर आप सो भी सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर सारा की बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। अक्सर माओ को देखा है कि जब बच्चे को वाकई भूख लगती है ना, वो खाना नहीं देती हैं, वो उनको कोई स्नैक दे देती है, बच्चे की भूख मर जाती है, फिर कहती है बच्चा खाना नहीं खाता। तो जो एक खाने का टाइम है, और देखिए ये है कि बच्चों को हम 4 से 5 मील दे सकते हैं, पोर्शन उसका आप कंट्रोल रखें, भर भर के ना देखें, क्योंकि बच्चे हैं, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, उनको भूख लगती है। तो वो हम बड़ों के लिए भी है कि एकदम भर के खाना ना खाएं, ठीक है, थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाना खाएं। एक तो डाइजेशन अच्छी होती है, दूसरा ये कि आपकी एक जो सटाइटी होती है वो आपकी फुलफिल रहती है, तो वो ब्रेक करके दे सकते हैं। प्लस ये है कि आप बच्चों की एक्टिविटी उसको इन्वॉल्व करें, बच्चों को स्नैक टाइम का जो है ना, जैसे ये चिप्स हो गए या आप ये खा लो, तो फिर ये होता है दूध का जो बच्चों का, ये अक्सर ये भी कंप्लेन जो मदर की कंप्लेन होती है कि जब भूख लगी एक दूध का ग्लास दे दिया, तो उन बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो दूध का जो टाइम है, या तो आप सुबह दें या रात को दें, ठीक है। 1 से 2 साल के बाद आपकी दूध की रिक्वायरमेंट 1 से 2 ग्लास रह जाती है, फिर आप प्रॉपर जो बड़े खाना खा रहे हैं वो बच्चे भी खाना खाएंगे। तो कुछ माएँ क्या करती हैं
कि बच्चों को दिन में 3 से 4 दफा दूध दे रही हैं। अब जब 3 से 4 दफा दूध देंगी तो बच्चा खाना कब खाएगा? और बच्चे की रिक्वायरमेंट जो उसकी बॉडी, जो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, उसकी मेंटल, उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, उसको वो दूध प्रोवाइड नहीं कर रहा, उसको प्रॉपर खाना चाहिए। तो बच्चों की फिजिक नहीं ऊपर ग्रो कर रही होती है, या उनकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही होती है, तो फिर प्रॉपर दूध का या तो आप सुबह एक गिलास दें या रात को, या सुबह रात को एक गिलास दें, लेकिन बाकी प्रॉपर जो खाना है उसको पोर्शन बीच में भी ले सकते हैं। मतलब अगर आप लंच नहीं कर रहा बच्चा, बीच में नहीं बीच में ना दे, वो इसलिए कि आप उसको फिर दूध दे देंगे फिर वो खाना नहीं खाएगा। अच्छा। तो फिर वो होगा कि, और दूसरा कि जितना वो क्योंकि कैल्शियम होता है तो बच्चों, ऐसे बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है। तो उसका प्रॉपर सुबह और रात के टाइम पे बेहतरीन है। कैल्शियम और विटामिन डी की भी तो पूरी करता है ना, लेकिन विटामिन डी दूध के अंदर नहीं होता। विटामिन डी तो आपको या तो धूप से मिलेगा या तो फिर, ठीक है, इस तरह से विटामिन डी बॉडी के अंदर होगा तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगा। विटामिन डी का काम ये होता है। भले आप जितना कैल्शियम लेते रहे, जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी जरूरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वो हमें, ये बच्चों को हम कहते हैं ना सुबह वाली धूप, जो 10 से 11 वाली धूप आधे 15 मिनट की दिखाएं, ताकि आपको धूप से जो विटामिन डी मिलता है, जो, और वो भी पूरे एक्सपोज, जैसे कि आपके ऐसे बच्चों को कपड़े पहनाएं या बड़े ऐसे कपड़े पहने जिससे आपकी प्रॉपर बॉडी एक्सपोज हो सूरज से, और सुबह वाली धूप मिले, तो वो विटामिन डी, बेहतरीन विटामिन डी होता है। बेहतरीन हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर। बात कर रहे हैं अभी हेल्दी लाइफस्टाइल की। व्यूअर्स, इंशाल्लाह एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।